Hello guys. In today's lecture we are going to talk about energy level diagrams of hydrogen. सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे. एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में ही सिर्फ बात करने वाले हैं. ठीक है. सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय एनर्जी लेवल डायग्राम. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी एटम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके अपर एनर्जी लेवल पे यानी अपर ऑर्बिट पे चले जाते हैं तो वापस आते वक्त वो एनर्जी रिलीज करते हैं. ठीक है ना, एनर्जी रिलीज करते हैं. तो ये जो एनर्जी होती है वहां पे जाने के लिए और आते वक्त रिलीज जो करते हैं वो जो एनर्जी होती है उस एनर्जीज को डिपेंडेंट हमने उसका फॉर्मूला भी निकाला था. एनर्जी कितनी वो उसमें एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन में उसका फॉर्मूला भी निकाला था. और दूसरा एक फॉर्मूला हमने निकाला था, ठीक है ना, एक ऑर्बिट के एनर्जी के लेवल का. और दूसरा एक फॉर्मूला निकाला था फ्रीक्वेंसी का कि अगर वो एनर्जी रिलीज करता है फ्रॉम कमिंग बैक फ्रॉम अ पर्टिकुलर हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट, तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स करता है यानी इन द फॉर्म ऑफ लाइट करता है. तो वो जो लाइट होती है उस लाइट की वेवलेंथ या फिर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है या फिर उस लाइट का वेव नंबर कितना होता है, इसका फॉर्मूला हमने निकाला था लास्ट लेक्चर में. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने उसका फॉर्मूला निकाला था. नाउ इस लेक्चर में हम एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात करने वाले. सो व्हाट इज मीन बाय एनर्जी लेवल डायग्राम? So it is a diagram in which the energies of different energy states, ठीक है ना, energies of different energy states यानी different orbit में, ठीक है ना, of an atom यानी atom में different energy states जो होती हैं उन energy state को represent किया जाता है by parallel horizontal lines, ठीक है ना, या फिर parallel vertical lines. Parallel horizontal lines, parallel vertical lines से उसको represent किया जाता है drawn according to the some suitable energy scale. ठीक है ना, सुटेबल एनर्जी स्केल यानी स्केल एक प्रॉपर तैयार करके. ठीक है ना, आपको डायग्राम देखते ही समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं. मुझे पता है कि किसी भी ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें एनर्जी कितनी होती है. आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, तो वो थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं. ठीक है ना. सो एनर्जी कितनी होती है उसमें, E इज इक्वल टू, ई का फॉर्मूला हमने डिड्यूस किया था. E is minus 2 pi square m k square z square e raised to 4 and whole divided by n square into h square. ठीक है ना. सो ये फॉर्मूला हमने डिड्यूस किया था. ये वाले जो फॉर्मूला ये वाला जो फॉर्मूला है इस वाले फॉर्मूला में व्हाट इज m? m is the m is mass of ठीक है. व्हाट इज m इज मास. m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. k क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है. z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम है. e क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन द सिंगल इलेक्ट्रॉन. n क्या है? nth ऑर्बिट के बारे में है. और h क्या है? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1 बन जाता है. ठीक है ना. हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाता है? हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1 बन जाता है. अगर हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1 है तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला अगेन चेंज हो जाता है. सो व्हाट इज E? सो E इज इक्वल टू -2 पाई m k स्क्वायर, z तो 1 हो गया, सो k स्क्वायर e रेज टू 4 होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ओके आई जस्ट h स्क्वायर इनटू 1 अपॉन into 1 upon n square. ठीक है, n upon 1 upon n square. अब ये तो हो गया एनर्जी. ठीक है ना, एनर्जी इन द ऑर्बिट ऑफ द इन द ऑर्बिट इन एनी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन के एनी ऑर्बिट का ये एनर्जी हो गया. अब अगर मैं पहले ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 है तो E इज इक्वल टू, अब देखो मुझे 2 की वैल्यू पता है, मुझे पाई की वैल्यू पता है, मुझे m की वैल्यू पता है, मुझे k की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है. तो अगर ये सारी वैल्यूज मैं इस फॉर्मूला में रख दूं तो मुझे मिल जाता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी वैल्यू मिल जाती है. यानी हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट होता है, पहले ऑर्बिट की टोटल एनर्जी, ठीक है ना, यानी उस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है. ठीक है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग पार्ट देखो कि E
यहाँ पे देखने के बाद, ठीक है ना, ये वाला अगर फॉर्मूला देखें तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। अगर मैं ऐसे कंसिडर करूँ तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आपको कि E1 की एनर्जी माइनस 13.6 है, तो E2 की एनर्जी यानी n इज इक्वल टू 2 रख देता हूँ, तो आई विल गेट माइनस 3.4 मिल जाता है मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाता है। E3 की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो E3 की वैल्यू माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। E4 की वैल्यू कितनी मिलती है? E4 की वैल्यू माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। उसके बाद E6 की वैल्यू कितनी मिलती है? E6 इज इक्वल टू, सो E6 इज कॉल्ड एज 0.54 हो गया, 85 हो गया, 0.54, सो माइनस 0.54 मिलती है E6 की वैल्यू। E7 की वैल्यू कितनी मिलती है? E7 इज इक्वल टू E1, E2, E3, E4, E5 रह गया, सो E5, E6 की वैल्यू कितनी मिलती है? E6 की वैल्यू मुझे मिलती है माइनस 0.38, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये सारी वैल्यूज मिल रही है। सो सर एनर्जी तो कम हो रही दिखाई दे रही है, तो आप ज़्यादा कैसे बोल रहे हो? तो याद रखना यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन को हमें लिटरली लेना पड़ता है। नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो इसका मतलब एकदम अंदर वाला जो ऑर्बिट होता है, एकदम पहला ऑर्बिट जो है, उसकी एनर्जी लेवल है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे कम मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव, ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव इन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की मिनिमम एनर्जी लेवल है वो, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी कंज्यूम करे और E1 से लेके E3 पे जंप करेगा, तो E3 में जाने के बाद उसका जो ठीक है ना, E3 में जाने के बाद उसका जो मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसके हिसाब से, या फिर बाय मेनी रीजंस थर्ड ऑर्बिट जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट नहीं करेगा और वो उसको वापस भेज देगा। जब वापस वो भेज देगा तो इट विल रेडिएट सम एनर्जी। ये जो एनर्जी वो रेडिएट करता है, दैट एनर्जी इज नथिंग बट E3 माइनस E1 होती है। इतनी एनर्जी वो रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स के फॉर्मेट में वो इतनी एनर्जी रेडिएट करता है। समझ में आ रही है बात? अब जब वो अगर ये चलो, ये E1 लेवल है, ये E2 लेवल है, ये E3 लेवल है, ये E4 लेवल है, ये E5 लेवल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, डजंट मैटर। तो अब जब इलेक्ट्रॉन जो होता है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जो है, वो जब E1 एनर्जी लेवल पे है, यानी इफ इट कंटेन्स माइनस 13.6 एनर्जी एंड इट इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट। उसे क्या कहा जाता है? दैट इलेक्ट्रॉन इज इन द GROUND, ग्राउंड स्टेट में है कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट में है कहा जाता है। ये वाला जो या फिर उसको नॉर्मल स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है ना, मोस्टली ग्राउंड स्टेट कहा जाता है या फिर नॉर्मल स्टेट। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉर्मल स्टेट में कहा जाता है। लेकिन जैसे मैं उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता हूं तो उसे कहा जाता है एक्साइटेशन, ठीक है ना। एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे के इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से मूव करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन, ठीक है ना। तो ये जो एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन के बाद वो अपना खुद का ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। इसका मतलब इसको कॉल आउट किया जाता है द इलेक्ट्रॉन इज इन हायर एनर्जी स्टेट, या फिर उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन इज इन EXCITED, इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते वक्त वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स के फॉर्मेट में वो एनर्जी रिलीज करता है। सो दिस इज द, ठीक है ना, दिस इज बेसिकली द एनर्जी के बारे में होता है इलेक्ट्रॉन का। तो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे दिखाई देती है? एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होती है? तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसे होती है। तो ये वाला एन स्टेट है, ठीक है ना, ये वाला अगर एन स्टेट है तो यहाँ पे एनर्जी लेवल कितनी होगी? माइनस 13.6 एनर्जी लेवल होगी। यहाँ पे कितनी होगी? माइनस
3.4 एनर्जी लेवल होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, एंड सो ऑन, जो मैंने आपको दिया हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे एनर्जी लेवल्स होंगी। तो लेमन सीरीज जो होती है, लेमन सीरीज यहाँ पे बताया कि यहाँ से, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में चला गया, तो सेकंड ऑर्बिट से वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आते वक्त इट विल रेडिएट द अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है ना, इट विल रेडिएट द अल्ट्रावायलेट लाइट, और उस अल्ट्रावायलेट लाइट की एनर्जी कितनी होगी, उन दो स्टेट्स का एनर्जी डिफरेंस, उन दो स्टेट्स का एनर्जी डिफरेंस। वैसे ही थर्ड एनर्जी लेवल से अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आता है तो भी इलेक्ट्रॉन अल्ट्रावायलेट लाइट रिलीज करता है, एंड उस अल्ट्रावायलेट लाइट में एनर्जी कितनी होती है, E3 - E1 एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। ये किसने कहा, ये लेमन सीरीज है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, लेमन सीरीज है, ये लेमन सीरीज है। लेमन सीरीज के बाद बामर सीरीज, तो कि भाई बामर ने क्या कहा कि भाई सेकंड ऑर्बिट में, यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, सॉरी सेकंड ग्राउंड स्टेट में अगर आपको आपका इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो इट विल शो द विजिबल लाइट, ये अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएट करता है, तो ये विजिबल लाइट रेडिएट करता है, बाकी सब कुछ सेम, सो ये विजिबल लाइट रेडिएट करता है, ठीक है। उसके बाद ये वाली पाशन सीरीज ने क्या कहा, जब थर्ड लेवल, थर्ड एनर्जी स्टेट आपकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना, थर्ड एनर्जी स्टेट अगर आपकी ग्राउंड स्टेट है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जब आने की कोशिश करता है तो इट विल रेडिएट द इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है ना, वो क्या रेडिएट करता है, इंफ्रारेड करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड करती है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई नहीं दे, लेकिन एक फंड सीरीज नाम की होती है, PFU-D, वो फंड सीरीज जो होती है वो भी ऐसे ही होता है, यानी जब कभी भी एक्साइटेड स्टेट से एक पर्टिकुलर स्टेट में ग्राउंड स्टेट, अगर फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है तो लेमन सीरीज होगी, सेकंड ग्राउंड स्टेट है तो बामर सीरीज होगी, उसके बाद पाशन सीरीज होगी, ब्रैकेट सीरीज होगी, फंड सीरीज होगी, ठीक है ना। तो ये वाले जो सीरीज होती है, ये वाली जो पूरी डायग्राम होती है, इसे कहा जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम। इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल डायग्राम। इसमें यहाँ पे ये एनर्जी, ठीक है ना, यहाँ पे ये कौन है, ऑर्बिट्स हैं, ये कौन है, ऑर्बिट्स हैं, और यहाँ पे अगर मैं एनर्जी लिख दूँ तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये है एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। अब उसके आगे एक छोटा सा पार्ट है, लिमिटेशंस ऑफ बोर सीरीज, ठीक है ना, लिमिटेशंस ऑफ बोर सीरीज, समझ लो ठीक से, लिमिटेशंस ऑफ बोर सीरीज। बोर की सीरीज में भी, सॉरी बोर सीरीज नहीं, बोर्स थ्योरी, बोर्स की थ्योरी में क्या क्या लिमिटेशन है उसके बारे में बात करते हैं। एकदम इजी है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, एकदम इजी पार्ट है। मोस्टली जो बोर्स थ्योरी है वो उसने प्रूव की सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे, बोर ने जो थ्योरी प्रूव की वो हाइड्रोजन एटम पे प्रूव की, इसलिए अगर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन वाले अगर एटम्स में यूज करना शुरू कर दूं तो उसके बहुत सारे पोस्टुलेट्स फेल हो जाते हैं, एंड बोर कांट डू एनीथिंग फॉर दैट, ठीक है ना। वो उसकी थियरी 100% बैठती है हाइड्रोजन एटम्स के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं। दूसरा है कि सम स्पेक्ट्रल लाइंस आर नॉट सिंगल लाइंस, यानी जब आपको मैंने जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताया था तो वहां पे मैंने बोला था कि डिफरेंट लाइंस तैयार हो जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ लाइंस उसमें जो है वो दोज आर नॉट सिंगल लाइंस, दोज आर ग्रुप्स ऑफ लाइंस, एक ही जगह पे ग्रुप्स ऑफ लाइंस हैं। तो वो क्यों है उसके बारे में भी बोर कुछ नहीं बता सका। उसके बाद द पॉसिबिलिटी ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी जो कुछ भी वो बता रहा है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट करने के बाद भी एप्लीकेबल हो सकता है, तो बोर ने इलिप्टिकल ऑर्बिट कंसिडर क्यों नहीं किया, सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट क्यों कंसिडर किया, इसके बारे में भी बोर कुछ नहीं बता सका। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव नेचर एज वेल, ठीक है ना। आपने ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा आपने कि इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव नेचर, उनका वेव नेचर होता है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है और वेव नेचर होता है उनका। तो अगर उनका वेव नेचर होता है तो बोर ने इलेक्ट्रॉन का जो भी प्लेसमेंट या फिर बोर ने इलेक्ट्रॉन की जो भी एंगुलर वेलोसिटी और इसके बारे में बोला है वो सफिशिएंट नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिट के एक्सप्लेनेशन के लिए, बिकॉज ऑर्बिट इज नॉट जस्ट अ पाथ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेव एंड मैटर। अगर ऐसे है तो बोर सफिशिएंट नहीं है ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने के लिए। और उसके बाद बोर कमेंट्स अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, यानी हमने जो भी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस दिखा तो वहां पे जो भी वेवलेंथ थी उस पर डिपेंडेंट हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में कमेंट किया, लेकिन बोर डज नॉट टॉक्स अबाउट द इंटेंसिटी। जैसे मैंने कहा कि एकदम पहला वाला जो लाइन था वो लाइन एकदम डार्क होती है और आगे आगे जाने के बाद लाइट जो होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो
फेड होती हुई जाती है, ठीक है ना। आपने अगर लेक्चर देखा होगा मेरा, तो उस लेक्चर में, कौन से वाले लेक्चर में, जिस लेक्चर में मैंने आपको स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ाई है, वहां पे मैंने बोला था कि इंटेंसिटी भी कम होती हुई जाती है एंड उनका स्पेसिंग भी कम होता हुआ जाता है। तो स्पेसिंग कम होता हुआ जाता है यानी उनका वेवलेंथ जो होता है वो कम होता हुआ जाता है, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ कम होता हुआ जाता है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है वो कम होता हुआ जाता है। सो ये वाला जो पार्ट है, सॉरी, बढ़ता हुआ जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये इसके बारे में बोर ने कमेंट किया, लेकिन इंटेंसिटी यानी उनकी डार्कनेस के बारे में बोर ने कुछ कमेंट नहीं किया। उसके बाद इट डज नॉट टॉक्स अबाउट, यानी ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है ये आइडियल कंडीशंस में है, लेकिन अगर वहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट हो या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं वो और ज्यादा स्प्लिट हो जाती है, ठीक है ना, और ज्यादा फैल जाती हैं। तो ये जो क्यों होता है इसके बारे में भी बोर ने कुछ नहीं कहा है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, ठीक है ना। बोर्स थ्योरी जो है उसके ये लिमिटेशंस है, ठीक है। अब उसके बाद एक लास्ट वाला पार्ट है, छोटा सा, इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, एकदम इजी वाला, छोटा सा, देखेंगे उसके बारे में। सो एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू गेट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, यानी उसका जो भी ग्राउंड स्टेट होगा, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, जो भी होगा, ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। यानी ऑब्वियसली कितना होगा, अगर उसको फर्स्ट ऑर्बिट उसका ग्राउंड ऑर्बिट है, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट है, और सेकंड ऑर्बिट उसका एक्साइटेशन स्टेट है, तो अगर E1 से लेके E2 पे उसको जाना है तो उसको कितनी एनर्जी लगेगी, तो E2 माइनस E1 इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी लगेगी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके एटम से बाहर ही निकाल देना है, आउट ऑफ द एटम, ठीक है ना। अगर उसको बाहर ही निकाल देना है तो कितनी एनर्जी लगेगी उसको, तो बाहर ही निकाल दिया तो उसमें वो कितनी एनर्जी पजेस करता है, 0, क्योंकि E इंफिनिटी, ठीक है ना, इनफाइनाइट ऑर्बिट में उसको ढकेलना है, कि जो ऑर्बिट नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर एटम, तो इनफाइनाइट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी होती है, 0, 1, यानी अगर उसका 1 ऑर्बिट अगर ग्राउंड स्टेट है तो वहां पे उसकी एनर्जी कितनी होती है, 13-13.6। सो टोटल कितना हुआ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी लगती है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिस ऑर्बिट को बिलोंग करता है, उस ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल होता है, उतनी ही एनर्जी अगर उसको मिल जाती है तो इट गोज आउट ऑफ द एटम, उतनी ही एनर्जी अगर उसको मिल जाती है तो वो आउट ऑफ द एटम चला जाता है। ये सिमिलर हमने पढ़ा हुआ है, ये सिमिलर हमने पढ़ा हुआ है एस्केप वेलोसिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी के वक्त ग्रेविटेशन में, ठीक है, याद है, ग्रेविटेशन में एस्केप वेलोसिटी या फिर बाइंडिंग एनर्जी के वक्त हमने पढ़ा हुआ है सिमिलर कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद एक्साइटेशन पोटेंशियल, क्या होता है कि अगर एक एटम है, उस एटम में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन इलेक्ट्रॉन में से अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट करना है तो मैं बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस पर बम्बार्ड करता हूं। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है जो मैं बम्बार्ड कर रहा हूं, उनको जो एनर्जी मुझे देनी पड़ती है, उनको जो पोटेंशियल एनर्जी मुझे उसमें पुटअप करनी पड़ती है, वो पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, ठीक है ना, द एनर्जी गिवन टू द बम्बार्डिंग, ठीक है ना, बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, सो दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम गोज इनटू द एक्साइटेड स्टेट या फिर एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है। ये पोटेंशियल गिवन टू दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। आप फिगर आउट कर सकते हो व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है ना, आप फिगर आउट कर सकते हो व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो दिस इज द लास्ट पार्ट, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपका एटम्स का पार्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है, न्यूक्लियाई का पार्ट रह जाता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यूक्लियाई। इस पे डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो विल कम टू नो कि एग्जैक्टली ये कैसे यूज किए जाते हैं, इसके फॉर्मूला एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच।